अनलिस्टेड ना, ओके लिंक शेयर कर दो, इस पे भी ऑन कर दे, बंद है। Hey guys, good morning. Let's start. So today we are starting with the dividend policy, right? So अभी तक हमने जो चैप्टर्स देखे हैं उसमें दो चैप्टर्स हमारे प्राइमरली बचे हुए, जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी एंड देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर जो है ना आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 5 फॉर्मूला से लेकर बना हुआ है। एक है वॉल्टर, एक है गॉर्डन, एक है एमएम अप्रोच, देन लिटनस अप्रोच एंड देन ग्राम डॉट अप्रोच, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल भी कहते हैं। तो ये 5 अप्रोचेस अगर हमें समझ में आता है तो ये चैप्टर्स हमारा समझ में आता है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वॉल्टर्स अप्रोच से, देन हम लोग शुरुआत करेंगे गॉर्डन से। तो चालू करें। तो इस चैप्टर में करते क्या है, डिविडेंड पॉलिसी हमारी ऐसी होना चाहिए कि हमारे मार्केट प्राइस बढ़ना चाहिए। यानी कि हम लोग ये मानते हैं कि डिविडेंड से मार्केट प्राइस डिसाइड होती है। ये चैप्टर बोलता है कि डिविडेंड देते समय यू हैव टू बी सो केयरफुल, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी डिविडेंड की जो नीति है वो खराब हो जाए, जिसकी वजह से आपके शेयर मार्केट प्राइस बिगड़ जाए। तो इनका यह मानना है कि डिविडेंड, देखो इस चैप्टर में 2 तरीके हैं, एक तो रिलेवेंस है, एक तो इररिलेवेंस। मैं आपको पहले समझाता हूं कि क्या बोल रहा है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, एक है रिलेवेंस और एक है इररिलेवेंस। ओके, देखो यहां पे चैप्टर बोलते हैं रिलेवेंस एंड एक है इररिलेवेंस। अब रिलेवेंस थ्योरी क्या कहती है, उसमें एक वॉल्टर है और एक गॉर्डन है। ये क्या बोलते हैं, जैसा आपका डिविडेंड चेंज होगा आपके थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगी। एमएम अप्रोच कहता है कि डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है, डिविडेंड चाहे कम दे चाहे ज्यादा दे, मार्केट प्राइस का कुछ मतलब नहीं है। दोनों के अपने उसूल अलग है, दोनों को समझना जरूरी है। Being a finance manager, it is very important to take the decision of dividends. और डिविडेंड्स का पॉलिसी वैसा ही होना चाहिए जिसके से हमारी मार्केट प्राइस डिस्टर्ब ना हो। हमने ना ज्यादा ना कम देना चाहिए डिविडेंड, हमने उतना ही देना चाहिए डिविडेंड जितना ऑप्टिमम होता है। इसलिए इस चैप्टर में ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी भी सिखाई जाती है। जैसे मैं आपको यहां पे समझाता हूं डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमम, ये चैप्टर कहता है ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है। अगर आपका जो शेयर होल्डर है वो उम्मीद करता है या वो उसकी खुद की कमाने की क्षमता है मान लो 20% है, और हमारी कंपनी कमाती है 10%, तो इसका मतलब उसकी कमाने की औकात ज्यादा है हमारे कंपनी से, तो हमारे कंपनी ने खुशी खुशी उसको सारा का सारा डिविडेंड देना चाहिए। इससे डिविडेंड 100% कहा जाता है। यानी कि अगर हमारा 100 रुपए ईपीएस है तो हमारा डीपीएस भी 100 हो जाना चाहिए। अगर हमसे ज्यादा उस बेचारे की कमाने की क्षमताएं ज्यादा होगी। पर दोस्तों अगर ऐसा होगा जो यहां पे लिखा हुआ है, अगर मेरे कंपनी की कमाने की क्षमता 30% है और शेयर होल्डर को अगर मैं पैसे पूरे देता हूं तो उसे 20% कमा सकता है, तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा, साहब अच्छा आप कितना कमाते हो, हमारी कंपनी कमाती है 30%, तू कितना कमाएगा, हाँ सर हम तो सिर्फ 20% कमाते। एक काम करो सर, ये पैसे मुझे देके तो मैं तो सिर्फ 20 कमाऊंगा, ये मेरे पैसे तो आपके पास ही रहने दो, ये तो हमारी कंपनी है। ईपीएस 100 कमाएंगे, डीपीएस कितना देंगे, तो डीपीएस 0 देंगे। क्यों 0 देंगे, क्योंकि कंपनी इज हैविंग मोर पोटेंशियल टू अर्न फंड्स। तो 10 शेयर होल्डर क्या बोलेगा, साहब एक काम करो, वैसे मैं 20% कमा रहा हूं, आप 30 कमाओगे, 30 कमा के मुझे दे दो आप बाद में, क्योंकि कंपनी का सारा वापस ये जो पैसा ईपीएस सब कमाओगे वापस तो कंपनी के रिजर्व में जमा होता रहेगा, और रिजर्व तो सारे शेयर होल्डर से ही बिलोंग करते हैं। ओके आगे बात। और अगर मान लीजिए शेयर होल्डर भी कमाता 20%, कंपनी भी कमाती 20%, तो दोनों हो गए 20-20। तो दोस्तों इस केस में हो गया आसान रास्ता, आपको देना है तो पूरा के पूरा 100 रुपए जो आपने ईपीएस कमाए वो 100 रुपए डिविडेंड दे दो या 0 दे दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि ईपीएस और डीपीएस में फर्क क्या होता है। ईपीएस वो होता है जो कंपनी ने 1 प्रति शेयर के लिए कमाया हुआ है, पर जरूरी नहीं है कि ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस। कंपनीज एक्ट के हिसाब से यह मुमकिन है, यह पॉसिबल है कि हम जितना ईपीएस कमाएं उसमें से जितना ही परसेंटेज हम लोग देना चाहेंगे उतना ही डीपीएस दे सकते हैं। वी डोंट हैव टू गिव 100% ईपीएस एज अ डीपीएस। हम उतना, हमारी मर्जी है, हमें नहीं देना, नहीं तो देर आर सो मेनी कंपनीज जो डिविडेंड देती ही नहीं है।
पर देयर आर सो मेनी कंपनी जो भर भर के डिविडेंड बांटती है। डिपेंड्स, आपकी नीतिमत्ता का खेल है। आपने कंपनी का नाम सुना, वेदांता सुना होगा, क्या डिविडेंड बांटती है, भर भर के बांटती है। पर देयर आर कंपनीज लाइक वॉरेन बफेट की कंपनी जो कभी डिविडेंड देती ही नहीं है। डिपेंड्स। पर हमारे डिविडेंड की पॉलिसी ऐसी होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा मार्केट प्राइस और बढ़े, ना कि कम हो। समझ आ रहा है? ओके, ये हमारी इस चैप्टर का नाम क्या है? डिविडेंड पॉलिसी। यही तो डिविडेंड पॉलिसी है। ये जो हमने किया ये पूरा क्या पूरा डिविडेंड पॉलिसी। तो बताओ एक बार बताओ क्या है। अगर हमारा केई यानी कि शेयर होल्डर की कमाने की क्षमता 30% है और कंपनी का आर जो है वो 20 है, तो क्या करेंगे? दे दो पूरा भाई साहब, उसको क्या है, पूरा 100% बांट दो, जितना ईपीएस कमाओ उतना पूरा बांट दो। पर कंपनी की कमाने की क्षमता है 30%, शेयर होल्डर कमाता है केवल 20, तो कंपनी शुड रिटेन पूरा ईपीएस शुड बिकम डीपीएस, पूरा ईपीएस शुड बिकम ईपीएस शुड बिकम डीपीएस शुड बिकम 0। यानी कि कंपनी ने कुछ भी ईपीएस को डीपीएस में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए अगर कंपनी की कमाने की क्षमता है यहां पे ये वाली केस। पर अगर मान लीजिए केई और आर यानी कि कंपनी भी कमाती है 20% यानी कि आर 20%, शेयर होल्डर भी कमाता 20% यानी कि केई 20%, तो उस केस में शेयर होल्डर बोलेगा साहब तुम्हारे पास रखो तब भी तुम 20 कमाओगे, मुझे दोगे तब भी मैं 20 कमाऊंगा, कोई बात नहीं, आपको रखना तो आप रखो, मुझे देना तो मुझे दे दो। या तो फिर डीपीएस क्या होगा, 0% भी हो सकता है या पूरा के पूरा जितना ईपीएस कमाया है उतना भी हो सकता है। तो ये इस चैप्टर में हमेशा बार बार पूछा जाता है कि डिविडेंड पॉलिसी कैसी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो इसके मेन गॉर्डन्स मॉडल पर जाते हैं। काफी क्वेश्चन गॉर्डन और वॉल्टर से आता है। मेनली इस चैप्टर में गॉर्डन, वॉल्टर और एमएम अप्रोच है, इनसे तीनों से काफी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। गॉर्डन्स की बात करेंगे। गॉर्डन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ये रहा आपके सामने गॉर्डन। एक है ग्रोथ अप्रोच, एक है नो ग्रोथ अप्रोच। क्या बोला? एक है ग्रोथ, एक है नो ग्रोथ। ग्रोथ मतलब ये अप्रोच होता है, पहले नो ग्रोथ को देख लेता हूं फिर आपको ग्रोथ समझने में आसान होगी। इसे बोल रहा है, ये फॉर्मूला जरा देखिए, D1 अपॉन के। क्या बोला है? D1 अपॉन। सर आप बोले ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आया है, ये कैसा तरीका है, ये क्या लिखा गया है? आपने कभी सुना होगा ये फॉर्मूला, याद करो आप। देखो ये वाला फॉर्मूला आपने कभी सुना, सीए फाउंडेशन, ए अपॉन आर। परपेचुअल एन्युटी नाम सुना होगा आपने, परपेचुअल एन्युटी। अगर हम लोग कभी किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से आने वाला जो डिविडेंड होता है वो परपेचुअली आता है, 1 साल के लिए आता है, वो आते ही जाता है, वो आते ही जाता है, वो आते ही जाता है। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, अगर मान लो आपको हर साल आ रहे हैं, अब उन सबका प्रेजेंट वैल्यू मैं कैसे निकालूं? एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग, देखो यहां पे ध्यान से सुनना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं गॉर्डन की बात कर रहा हूं। इसमें एक है ग्रोथ अप्रोच, इसमें एक नो ग्रोथ। पहले मैं नो ग्रोथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। ये क्या बोलता है, किसी भी कंपनी की थियोरेटिकल, क्या बोला? थियोरेटिकल मार्केट प्राइस, नॉट द एक्चुअल मार्केट प्राइस जो आपको स्क्रीन पे दिखती है। जो स्क्रीन पे दिखती है उसको बोलते हैं एक्चुअल मार्केट प्राइस, जो आप शेयर बाजार में देखते हो। डिविडेंड से आप केवल थियोरेटिकल निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि टीएमपी इज ऑलवेज इक्वल टू एएमपी। कभी कभी हो सकता है थियोरेटिकल ज्यादा हो, एएमपी कम हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। थियोरेटिकल मार्केट प्राइस निकालने के लिए गॉर्डन ने कहा, मैं आपको एक बात समझाता हूं, जितना कंपनी का डिविडेंड आता है उसको डिवाइड करो केई के साथ में। अब सवाल उठा, सर ये क्या चक्कर आ गया, केई ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाया? सोचो, जब मैं किसी कंपनी में निवेश करता हूं तो मुझे 1 साल के लिए नहीं, कई सालों के लिए डिविडेंड मिलता है। यानी 10, अगर मान लो 10-10 रुपए मिलता होगा तो 10 कब तक मिलेगा? 1 2 3 4 5 n नंबर ऑफ ईयर्स तक मुझे मिलेगा। और जब मैं ये सब कोई आज किसी कंपनी में निवेश करूंगा तो मुझे हमेशा के लिए 10-10 रुपए मिलेंगे। सर 10-10 से क्यों है, कहीं बढ़ते नहीं? बिकॉज मैंने यहाँ पे नो ग्रोथ वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये मैं मान के चल रहा हूं कंपनी का यही स्टेबिलिटी रहेगा, कंपनी कोई ग्रो नहीं करेगी तो हर साल कितना देगी? 10-10 देगी। पर अब कंपनी मुझे हर साल 10-10 देगी तो मैंने आज कंपनी को 0 ईयर में कितने पैसे देना चाहिए? तो इसलिए इन सबको मुझे, इन सबका प्रेजेंट वैल्यू लाना पड़ेगा, और वो लाता हूं मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर से। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज नथिंग बट के। सोचो, मान लो के है आपका 5%, के है 5%, तो फिर क्या होगा?
यानी कि हमारे सीए फाउंडेशन के हिसाब से अगर इसको निकालना है तो ये आपकी ए यानी कि परपेचुअल एन्युइटी। परपेचुअल क्यों बोला? बिकॉज कंपनी इज ऑलवेज फॉर द परपेचुअलिटी, हमेशा के लिए 10-10 रुपए। तो आपने ए लिख दिया उसके बदले। अब उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? आर से। आर यानी कि क्या? ये जो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है, बताओ कितना आएगा फिर? कितना आएगा? यानी कि मतलब क्या होगा? अगर मैं इस कंपनी का आज शेयर लेना चाहता हूं तो मैंने 200 रुपए देना चाहिए। अगर ये कंपनी हर साल मुझे 10-10 रुपए देने का वायदा करती है तो मैंने इसके शेयर को 200 रुपए में आज लेना चाहिए। इसको बोलते हैं थियोरेटिकल मार्केट प्राइस। पर बाजार में जब मैं गया, जब स्क्रीन पे देखा, स्क्रीन पे नजर आया भाव तो 150 का है, 150 का है, तो मैंने खुशी खुशी बाय कर लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज थियोरेटिकल मार्केट प्राइस कहती है इसकी 200 होना चाहिए, स्क्रीन पे लिखते 150, तो मैंने समझना चाहिए सस्ते में आ रहा है। पर अगर मान लीजिए ये 200 दिखाया, स्क्रीन पे लिख रहा है 400, इसका मतलब ये शेयर बहुत महंगा चल रहा है। समझ आ रहा है? पर ये फॉर्मूला ऐसा क्यों? जरा ध्यान से देखिए। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ 200? फॉर्मूला को 2 मिनट कीप असाइड, लॉजिक समझिएगा। सपोज मैं किसी कंपनी में 200 रुपए डाल रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है हर इसमें? यानी कंपनी क्या बोल रही है? मुझे 200 दे, मैं तुझे हर बार कितना दूंगी? 10। बराबर है? ऐसा बोल रहे। तो आप मुझे बताओ ये 200 का फिगर क्यों आया? तो कंपनी, आप मुझे बताओ ध्यान से, 10 रुपए कमा रहे हो आप, 10 रुपए हर साल 10 रुपए कमा रहे हो। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर में परचेस करने के बदले में बैंक में जाता हूं, हे बैंक मुझे हर साल 10 रुपए दे दे। अच्छा, 10 रुपए चाहिए हर साल और 5% का इंटरेस्ट रेट चालू है, तो बैंक में कितने पैसे रखना पड़ेगा? 10 रुपए कमाने के लिए और 5% का रेट चालू है, तो बैंक बोलेगी रख 200 रुपए रख मेरे पास। तुम अगर 200 रुपए आज मुझे देंगे तो बैंक कहेगी मैं तुम्हें हर साल 10 रुपए दूंगी, बिकॉज बैंक का इंटरेस्ट रेट 5%, 200 का 5%, कितना हो? 10 रुपए। इसका मतलब क्या है? 10 रुपए कमाने के लिए बैंक मांगती है 200। कंपनी भी वही बोल रही है 10 रुपए मुझसे कमाना चाहते हो, रखो 200 रुपए, 200 का शेयर लो। ये उसका लॉजिक है। इसको बोलते हैं थियोरेटिकल मार्केट प्राइस। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज थियोरेटिकल मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डी अपॉन के ए माइनस जी। ये उसका फॉर्मूला है। सर ये क्या है? अगर ग्रोथ है तो, यानी कि ये ऐसी कंपनीज है जिसका भविष्य में 10 नहीं, ये ग्रो करने वाली है, बहुत ही ग्रो करेगी। ऐसी कंपनी जब होती है, आपको याद होगा जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ाया था, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, डीई इज इक्वल टू व्हाट? आप किसी कंपनी में P0 लगाते हो और आपको क्या मिलता है? हर साल क्या मिलता है? D1 मिलता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला साथ साथ में आपने ऐसे भी पढ़ा था अगर ग्रोथ अप्रोच होगी। बस कुछ नहीं किया, आप ध्यान से देखिए। इसका मैं ये पी हटा देता हूं। हाँ, अब बता दो कि यही फॉर्मूला इधर आया है। किसे डिराइव समझा क्या? जिसका मैथ्स अच्छा है तो उसको समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये जी उधर जाएगा तो के ई माइनस जी हो जाएगा, D1 अपॉन P0 हो जाएगा, और जब P0 उधर जाएगा तो D1, यही तो फॉर्मूला है। यानी कि दोस्तों अगर ये फॉर्मूला को डिराइव करने की बात ही आ रही है तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था? देखो, 2 फॉर्मूला पढ़े थे वहां पे, कि ई D1 अपॉन P0, कि ई D1 अपॉन P0 प्लस जी। ये देखा था वहां पे, ये था नो ग्रोथ और ये था ग्रोथ। अब इसी को ही अगर मैं थोड़ा सा कर देता हूं ऐसे, तो P0 D1 अपॉन K, ये तो गॉर्डन का फॉर्मूला है। और अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं जिस तरह से अभी मैंने किया, तो K माइनस जी D1 अपॉन P0, मैं P0 को लेके जाऊंगा उधर, D1 K माइनस जी।
समझ रहे? कोई शक, सवाल? फॉर्मूला याद हो गया? बताओगे कैसे? एक बात पूछो, लॉजिक क्या है? एक कोई कंपनी है, वॉरेन बफेट कहता है 1986 में मैंने कोका कोला में पैसे लगाए और आज तक उस कंपनी में इन्वेस्टेड है, मतलब ये 14 साल और 38 साल हो गए। वो बोलता है मैं D1 के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं D2, D3, D4, D5, DN तक जिंदा, मैं जब तक जिंदा हूं, मेरे मरने के बाद भी मेरे शेयर में इन्वेस्टेड रहूंगा, बिकॉज आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं इन्वेस्टर हूं। और वो बोलता है मैं ऐसी कंपनी में पैसा लगाता हूं जो ग्रोथ ओरिएंटेड होती है। आज उसको उतना डिविडेंड मिलता है जितने का उसने शेयर खरीदा भी नहीं था। इसका मतलब उसका क्या मानना है? मैं ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में पैसा लगाता हूं, जैसे कि एप्पल, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, इन सारे कंपनीज में। इसका मतलब क्या मानता है? मैं मानता हूं कि जिंदगी में जी भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं एनजी होता है। तो जी के लिए क्या बोलता है? मुझे D1 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को अगर ऐसे लिख देता, ये अगर मैं फॉर्मूला D1, ये उसका ग्रोथ वाला फॉर्मूला है, तो एक बच्चा मुझे पूछने लगा, सर, अब जिनका मैथ्स कच्चा होता है जरा देखो कैसे डाउट आते हैं उनको, सर ग्रोथ से तो बढ़ता है ना, तो ये माइनस, ये जी क्यों नीचे लिखा है, माइनस क्यों हुआ जी? जिनका मैथ्स कच्चा है उसको अभी तक नहीं समझेगा कि भाई ये D1 है, फॉर्मूला का है बेसिक D1/K। फिर तुम बोल रहे ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ में तो यहां पे जी 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 ऐड करना चाहिए, हर साल कुछ ग्रोथ हो रहा है। आपने फॉर्मूला को ऊपर जी ऐड करने के बदले नीचे क्यों लिखा? मैंने कहा नीचे माइनस में लिखा ना भैया। जितना डिनोमिनेटर छोटा होता है उतना आंसर बड़ा होगा, बराबर है? तो हम लोग अगर इसको डी को अगर इससे डिवाइड कर दे या फिर डी को KE माइनस जी से कर देना, तो मतलब दोनों में से आंसर किसका बढ़ाएगा? चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये 10 है और हमारा 10% KE है, या फिर हम लोग लिखते 10 है और 10 माइनस 5% का ग्रोथ है, राइट? तो क्या आएगा? ये 100 आंसर आएगा और ये 100 नहीं आएगा, ये 10/5% यानी कि आएगा 200। यानी कि मतलब क्या हुआ? जो कंपनी ग्रोथ करती है उसकी वैल्यूएशन आएंगी 200 रुपया और जो नहीं करती है उसका वैल्यूएशन आएगा 100 रुपया। इसका मतलब आप ग्रोथ करो, आपको लोग ज्यादा पैसे देंगे। ये तो कॉन्सेप्ट है। जितनी कंपनी ग्रोइंग होगी उतनी उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती, यही उसका मतलब है। फॉर्मूला समझ गए दोनों? बताओ क्या फॉर्मूला है एक बार? ये दोनों फॉर्मूला याद है? कैसे है वो भी आपको समझ गया? एक बार बोल के बता दो। चलो D1/, ये आ गया D1/K और ये आ गया, बराबर है। अब इसी को समझने के लिए अब वॉल्टर पे भी जाते हैं। वॉल्टर बोलता है मैं मानता ही नहीं दुनिया में ग्रोथ होती है। वॉल्टर का अजम्पशन है दुनिया में कोई कंपनी ग्रो, तो इसलिए ग्रोथ की बात ही नहीं करता। वॉल्टर कहता है गॉर्डन बेवकूफ है। बोले क्यों? बोले वो सिर्फ उसी को ही मानता जो मिलता है, जो नहीं मिलता वो भी तो मेरा ही है। जो कंपनी रिटेंड किया वो भी तो मेरा ही है, उसको क्यों नहीं तुम थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस में पकड़ते हो? जो सिर्फ हाथ में डिविडेंड आता है क्या वही सिर्फ मेरा होता है, या फिर जो रह जाता है वो भी मेरा होता है? जो रहेगा वो भी तो कंपनी के अंदर जाएगा, कंपनी के रिसोर्स में ऐड होता चलेगा, वो भी तो एक ना एक दिन जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी वो भी तो मेरा ही है। तो इसका मतलब दोस्तों गॉर्डन मॉडल का एक खासियत है वो ग्रोथ मानता है, वॉल्टर की एक खासियत है वो ग्रोथ नहीं मानता पर वो रिटेंड अर्निंग पर भी विश्वास रखता है। ये उसका फॉर्मूला है। अब जरा देखो फॉर्मूला क्या है। वो बोलता है मेरे इरादे जो है ना वो बहुत क्लियर है। वॉल्टर वो बोलता है वॉल्टर इज इक्वल टू, वॉल्टर क्या बोलता है? बोलता है D/K। क्या बोला सर? ये तो वही बोल रहा है जो गॉर्डन ने कहा। बोले नहीं, आपकी कंपनी ने कमाए EPS माइनस कर दिया DPS, यानी क्या हुआ? ये रिटेंड अर्निंग है।
आपके कंपनी ने कमाया ईपीएस माइनस कर दिया डीपीएस, बचा क्या बैलेंस? 100 रुपए कमाए थे, 60 रुपए दिए, 40 बचे। उन 40 पर भी तो कंपनी कुछ ना कुछ कमाएगी, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। वो पैसा खाली तो नहीं पड़ेगा। जैसे रिलायंस ने बहुत सारा ईपीएस कमाती पर देती है डीपीएस मेरे जैसे लोगों को कम, और वो जो पैसा बच जाता है उसको लगाती है जियो के 5G फाइबर में, या तो फिर रिटेल का स्टोर खोल देती है, या तेरा जैसा ब्रांड क्रिएट कर देती है, या रिलायंस रिटेल चालू हो जाता है, या कुछ भी नया नया स्कीम लाती है। पर ये सब इसलिए मुमकिन है बिकॉज पूरा ईपीएस वो बांटते नहीं है। पर जब मैं इनको प्रेजेंट वैल्यू में लाऊंगा तो इसका आंसर हो जाएगा डिवाइडेड बाय के। के से क्या होता है, वो फ्यूचर की चीजों को आप प्रेजेंट वैल्यू पर लाते हो और आप इसको के से डिवाइड करते हो। यही इस ऑल्टर के फॉर्मूला में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। होता क्या है, एक बार के नहीं चलेगा, 2 बार के करना पड़ता है, याद रखें। क्योंकि ये फॉर्मूला मैं जब रेगुलर बैच में पूरा डिराइव करता हूं, देखो मैं रेगुलर बैच की नोट से तो उसमें कैसे डिराइव किया है मैंने, देखो डिराइव करके समझाता हूं उसको, पर अभी खैर इतना टाइम नहीं है। देखो इस तरह से डिराइव होता है, ये सब डेरिवेशन है उसका, कि 2 बार के ही क्यों होता है। देखो ऐसे, इसको मैं थोड़ा समझाता हूं, नहीं समझ में आया तो भी कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला याद करना है। डी अपॉन के ही है, और जो बचता है क्या है, ई माइनस डी, तो जो बचेगा बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय आर, और ये पैसे का प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए के ही करना पड़ता है। पर वापस जो के सेकेंड टाइम के हो रहा है, वहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको वहां पे रटना पड़ता है। रेगुलर बैच में अपन उसको सिखाते हैं कि एग्जैक्टली डबल के क्यों आया। ईपीएस 100, 40 डीपीएस, कितना बचा 60। तो अब जो मिलता है वो अल्टर के हिसाब से जो मिलता है, ये तो गॉर्डन ने भी कहा था, यानी 40 का 10, ये तो 400 तो मिलना ही चाहिए। ये पैसा किसका प्रेजेंट वैल्यू है, ये डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू है, मानते हो, ये डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू है। पर जो डिविडेंड नहीं, जो रह गया, कितना रह गया था, 100 में से 40 गए, 60 रह गए थे, उन 60 का 10%, कितना रुपया, 60 का 10%, यानी 10% क्या है मालूम है, कंपनी का कमाने का रन रेट है, कंपनी का कमाने का रन रेट। ये कंपनी किस रफ्तार से पैसे कमाती है। ओके, 60 अपॉन 10%, 60 ये हो गया 60, और मल्टीप्लाइड किया 10% से, यानी कितना हुआ 6 रुपया। 6 को वापस से के भी 10% है फॉर एग्जाम्पल, तो कितना होगा 60 रुपए। तो आप कहेंगे इसे 60 रुपए होना चाहिए, क्या होना चाहिए 60, तो 400 प्लस 7 यानी 460 की वैल्यू होना चाहिए शेयर की, 400 प्लस 60 460 की। पर ये एक फॉर्मूला कहता है 460 नहीं, ये 60 रुपया जो है ना वो 600 रुपए जैसा है, और वो क्या, इसलिए वो सेकेंड टाइम और के डिवाइड किया। लोग यहां के के तक समझ पाते हैं, ये के कहां से आ गया भाई, इसलिए फॉर्मूला को डिराइव करना पड़ता है ऐसे, जैसा मैं बताऊंगा। आप बताओ ये 400 क्या है, ये डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू है। ये 600 डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, जो रिटेन्ड अर्निंग से जो कमाया हुआ है ना उसका प्रेजेंट वैल्यू है। ये कहता है, वॉल्टर कहता है, कंपनी जो अपने पास रखती है ना उसको भी तो कहीं निवेश करती है, वो भी तो पैसा आज ना कल हमें मिलने वाला है, भले ही अभी नहीं मिल रहा है, फ्यूचर से मिलेगा कभी ना कभी, तो उसको भी तो प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ेगा। वही लिखा है। आप देखते कैसे वो फॉर्मूला डिराइव होता है, ज्यादा समझ में तो छोड़ देना, अपना टाइम कम है। हर साल 100 कमाती है ऐसा assumption ले लो, क्योंकि ग्रोथ पे हम बिलीव नहीं करते। 110 120 नहीं होंगे, हर साल 100 ही कमाएंगे। 40 40 40 40 दे देंगे, 60 60 60 60 बचेगा। अब यहां तक तो क्लियर था। अब क्या होगा, ये 40 40 40 40 का जो प्रेजेंट वैल्यू वो 400 आ गया, बराबर है, ये 400 आ गया। अब क्या है, जो 60 रुपए बचा है वो कंपनी वापस कहीं लगाएगी धंधे में, और ये 60 रुपए से आपको हर साल 6 6 6 6 मिलेंगे, यानी कि जितने मैंने सर्कल किए ये एक 60 का परपेचुअल इनकम है। फिर अगले साल और 40 के बाद में 60 बचेंगे, बराबर बचेंगे ना। फिर क्या होगा, फिर ये 60 रुपए से ये 6 6 6 कमाए जाएंगे। फिर जो उसके बाद वाला जो 60 रुपए है उसके से हम बस 6 6 6 कमाएंगे। फिर उसके बाद में जो आपका ये कौन सा कलर लो, चलो कुछ तो, ये 60 रुपए है, ये 60 रुपए जब निवेश करेंगे
तो उसके से ये 6 और ये 6 मिलेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि दोस्तों आज हम लोग जब 60 रुपए लगाते हैं ना, सिर्फ केवल अगले साल नहीं, इस 60 से भी, ये जो ग्रीन 60 है इसके से ये 6 6 6 6 6 6 जिंदगी लगाते रहेंगे। तो अब क्या हुआ, आप थोड़ा सिनारियो देखिए। अब क्या हुआ, यहां पे आ गया, यानी कि आपको 0 ईयर की वैल्यू देखना पड़ती है। आप कब शेयर्स ले रहे हो? 0 पे। तो डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू तो 400 आ गए, ये तो आप देने को तैयार है। पर आपको क्या हुआ, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अब आपको क्या लगता नहीं कि ये जो 6 6 6 6 6 6 6 है, हाँ, उनका ये सेकंड ईयर से आना स्टार्ट हुआ है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 60 रुपए आया फर्स्ट ईयर में। फिर ये जो 6 6 6 6 6 आए हुए हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसका प्रेजेंट वैल्यू सेकंड ईयर में आएगा 60। फिर ये जो 6 6 6 रुपया है, ये जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स से मिले, उसका प्रेजेंट वैल्यू थर्ड ईयर में 60 आएगा। और ये जो 6 6 फिफ्थ सिक्स में आया, उसका प्रेजेंट वैल्यू फोर्थ में 60 आया। अब इसको अगर देखेंगे तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 जो 1 2 3 4 में आए हुए हैं, तो क्या होगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा। अब समझो ये क्या हुआ, 6 6 का हुआ 60, 6 6 से मिला 60 60 60, और 60 कब मिला, फर्स्ट ईयर में 60, सेकेंड ईयर में 60, थर्ड ईयर में 60, फोर्थ ईयर। बच्चा बोलेगा 6 मिला था, अरे भाई 6 6 के 60 बने, और 60 60 60 60 60 का प्रेजेंट वैल्यू मुझे 0 ईयर में चाहिए, वो बन गए 600। आपको समझ लगा, 6 से 60 बना तब एक बार के डिवाइड हुआ, और 60 से 600 जब हुआ तो और एक बार के डिवाइड करना पड़ा। इसीलिए फॉर्मूला में ऐसा लिखा है, अक्सर इसको रटाया जाता है क्लास में, जो मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूं, डिराइव करके बता रहा हूं कि इसको समझते कैसे। बताओ बच्चों क्या समझा, जल्दी से फॉर्मूला समझ में आया? बोलो क्या हुआ, हाँ बोलो कैसे करेंगे, 2 बार। हाँ, इस डी से क्या हो रहा है, यहां की इस डी से क्या हुआ, इससे डी से हुआ आपका 40 रुपया डिवाइड बाय 10%, ये कितना आ गया, ये आ गया 400, बराबर है। और ये जो ईपीएस कितना है, 100, डीपीएस कितना है, 40, इसका 10%, और ये 10% की कमाई भी है और 10% ये है, यानी कि 400 तो आपने कमाए, और ये 60 का 10% यानी कि 6 रुपए कमाया, उसका प्रेजेंट वैल्यू आया, वो 60 60 60 आया, और उसको 10% से डिवाइड किया, यानी आपको क्या मिला, पहले 60 रुपए मिले, और 60 को भी 10% से डिवाइड किया, यानी कि ये मिला 400 प्लस, यानी कि आपकी वैल्यूएशन हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर्मूला क्लियर है? 2 फॉर्मूला अब तक देख लिए, बेस्ट है, आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपके सामने आ रहा हूं कुछ चीजें लेकर, जिसका नाम है लिंटनर्स अप्रोच। कभी सुना है लिंटनर्स? यह है लिंटनर्स अप्रोच, और एक है गरम दूध अप्रोच। अब लिंटनर्स अप्रोच का मतलब क्या है, यह आपको थियोरेटिकल मार्केट प्राइस निकालना नहीं सिखाता, यह सिखाता है कि अगले साल का डिविडेंड कितना होना चाहिए। अक्सर फाइनेंस मैनेजर को यह नहीं समझ में आता है कि अगले साल का डिविडेंड कितना होना चाहिए। लिंटनर्स कहता है मेरे पास में आओ, मैं आपको समझाता हूं। इसका फॉर्मूला कहता है अगले साल का डिविडेंड इज इक्वल टू इस साल का डिविडेंड प्लस, क्या बोला, अगले साल का डिविडेंड इज इक्वल टू इस साल का डिविडेंड प्लस, एक काम करो ना, ये ईपीएस को मल्टीप्लाई करो टारगेट पे आउट्स, यानी कि आपका टारगेट पे आउट है 40%। आप ईपीएस देखो, अगले साल का डिविडेंड जो होगा वो इस साल का डिविडेंड तो होगा ही होगा, पर साथ साथ में कुछ तो अधिक होगा। वो अधिक जो है ना, वो ये है, ये तो D0 तो प्रेजेंट ही है, वो तो देंगे ही देंगे, क्योंकि हमारे ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। तो ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे 40% से। फॉर एग्जांपल, आपका पिछले साल का डिविडेंड 10 रुपया, आपने कमाया 100 रुपए ईपीएस से, और आप उसमें से आपकी नीतिमत्ता होती है कि आप कम से कम 40% दे देते हो, हाँ, तो कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। अगर मैं फॉर्मूला को यही रोकता तो इसका आंसर होता 50 रुपीज, पर तो गलत हो गया, क्योंकि आप प्रेजेंट डिविडेंड को तो ऐड किए ही हो, पर आप फ्यूचर को क्यों, फ्यूचर का पूरा क्या पूरा दे रहे हो। इसका मतलब ये तो कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए इसको वापस से D0 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये भी D0 है, देखो भाई एक्चुअली अगले साल का डिविडेंड इतना ही होना चाहिए ना, 100 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 40 रुपए आना चाहिए। हम पिछले साल का ऐड कर रहे हैं,
और वापस इस साल का भी पूरा दे रहे, तो यानी कि डुप्लीकेशन हो रहा है ना भाई, बहुत क्लियर चल रहा है दिमाग में। नहीं समझे तो फॉर्मूला रटने वाला काम तो अपने को आता ही है। देखो D0 तो मिलना ही चाहिए, फिर अब कितना D0 से अधिक मिलेगा, तो अधिक कितना मिलेगा, 100 को मल्टीप्लाई किया 40 से, यानी कि आंसर कितना आएगा, ये आएगा आपका 10 तो आएगा ही आएगा, और ये आएगा 40, माइनस करेंगे 10 की माइनस की, बिकॉज 10 ऑलरेडी कंसिडर्ड हो गए थे इस पर। ये है फ्यूचरिस्टिक चीज, ये इसमें शॉर्ट 10 है, पर ये अगले साल में कितना ईपीएस कमाऊंगा ये तो अनसर्टेन है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसलिए उसको क्या करते हैं, एएफ से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं इसको, एएफ से, यानी इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर, नहीं कि प्रोबेबिलिटी। ये सब कमाने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी मान लो 30% है। 10 तो मिलेंगे और 30 का 30%, यानी कि 9, यानी कि 90। सर एक बताओ, ये एडजस्टमेंट फैक्टर आपने फ्यूचर देखा है क्या? आपको मालूम है अगले साल कितना? अगले साल में आपकी कमाने की प्रोबेबिलिटी 100 रुपीज कितनी है, 30% है। अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे कमाने के लिए 80% लगता है, कि मुझे लगता है शॉर्ट में इतना तो कमा ही लूंगा, तो फिर क्या करो, 30 को 80 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 24 आएगा, आंसर आपका 34 आएगा। सर एक बात बताओ, ये जो 10 रुपया है उसको क्यों नहीं एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते? बेटा ये 10 रुपये तो शॉर्ट आ चुका है, उसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो तो शॉर्ट वो तो 10 का 10 ही रहेगा। आप देखते प्रोबेबिलिटी क्या होती है जब हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, जो अभी तक घटना हुई नहीं है। तो बताओ फॉर्मूला क्या आएगा, अब आपको समझ ही आया होगा, बोलो फॉर्मूला क्या है? D1 इज इक्वल टू D0। D0 तो मिलेगा। साथ में जो अगले साल का ईपीएस है उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कि टारगेट रेशियो, माइनस कर देता हूं मैं D0, और इसको मल्टीप्लाई एडजस्टमेंट फैक्टर से, यानी एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई सिर्फ इसी को ही हो रहा है। समझ आया? इसी को बोलते हैं लिटनर्स का D1 फॉर्मूला। अब अगला फॉर्मूला है जिसका नाम है गरम दूध। अब एक इसको गरम दूध बोलता हूं मैं, वैसे ग्राहम डॉड है, तो इसका नाम मैं गरम दूध बोलता हूं मजाक में। यह है गरम दूध। दोस्तों गरम दूध क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी का प्राइस जो होता है ना, वो प्राइस हमेशा मल्टीप्लायर होता है D+E/3 का। इससे इलॉजिकल फॉर्मूला मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इस फॉर्मूला में कोई भी लॉजिक नहीं है, ये डिवाइड बाय 3 का लॉजिक कोई नहीं है। अब गरम दूध वाले जो भैया है वो अब तो दुनिया में नहीं रहे, अगर होते तो मैं उनको फोन ला के पूछता भैया 3 का लॉजिक क्या है। बट क्या बोलना है इनका, आपने कभी एक वर्ड सुना होगा पी रेशो, कभी सुना है? पी रेशो का मतलब होता है, आजकल बोलते हैं रिलायंस का पी रेशो 25 चल रहा है और रिलायंस कमाती है 100 रुपए एक साल का ईपीएस, तो हम बोलते हैं रिलायंस का भाव होना चाहिए बाजार में 2500 रुपए का। और अगर रिलायंस का अगर वो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस का पीई रेशो फॉर एग्जाम्पल 30 है और रिलायंस ईपीएस कमाता 100 रुपए, तो हम बोलते हैं रिलायंस का मार्केट प्राइस होना चाहिए 3000 रुपए। यानी कि अगर मैं कहता हूं किसी भी कंपनी का पी रेशो एक काम करता है उसके मल्टीप्लायर का, इसलिए इस फॉर्मूला में पी रेशो के बदले वर्ड यूज किया एम, मल्टीप्लायर। क्या यूज किया? मल्टीप्लायर। तो क्या बोला? एम को ब्रैकेट से बाहर हटा दो और ई से मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका फॉर्मूला ओरिजिनलेशन है। देखो फॉर्मूला अपना कुछ अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? उसने क्या किया? एम, ये फॉर्मूला उसका बेस है, ए ऐसे होना चाहिए, बट वो क्या बोलता है एम बराबर है, पर मैं डी रखूंगा और ई को किससे डिवाइड करूंगा? मुझे बताओ उसने क्या किया? पहले मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे फॉर्मूला बना। ये पहले तो ऐसा बना था, फिर उसने क्या कर दिया, किसी ने उसको ज्ञान दिया ऐसे करो, फिर लोगों ने बोला तो बेवकूफ है, ईपीएस में से तो डीपीएस तो डुप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि 100 रुपए ईपीएस कमा रहे हो उसमें से तुम 40 रुपए डिविडेंड दे रहे हो, तो यानी कि तुम तो 140 पकड़ रहे हो, पर मैक्सिमम तो तुमने 100 ही कमाया है, तो ईपीएस भी लेंगे और डीपीएस तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो काम करो,
कुछ तो करो कि तुम्हारा जैसे कि मान लो कंपनी ने कमाया 100 रुपए और कंपनी दे रही 40 रुपए, तो ये मल्टीप्लायर मान लो 30 रुपए का, तो आप 140 को मल्टीप्लाई करो। आप बोले शेयर मार्केट में 4200 की वैल्यू होना चाहिए, बट आपने 100 रुपए के अंदर तो डी इन्वॉल्व होता है, तो इसकी वैल्यूएशन घटना चाहिए। एक तो डी हटा दो या फिर ई को कम कराओ। तो उसने क्या किया पता है क्या, उसने इस ई को, इस 100 को 3 से डिवाइड कर दिया। उससे क्या हुआ बताओ, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ? फॉर्मूला में कोई लॉजिक नहीं, पर थोड़ा लॉजिक बनता है कि उसको डी और ई डुप्लीकेशन जब नजर आया तो उसने ई की संख्या को घटाया, 40 कर दिया और इसको 100 डिवाइड बाय 3 कर दिया। ये 30 का 30 रहा, ये 40, 33.33 यानी कि 30 ब्रैकेट में 73.73। समझ में आया? इस तरह से कर दिया। आर यू गेटिंग इट? लिटिल लॉजिक बट देयर इज नो लॉजिक। वापस से, जिस तरह से हम लोग पी रेशो को मल्टीप्लाई करते हैं ईपीएस से, ये क्या बोलता है, मैं थोड़ा चेंज करता हूं, इसको मैं डी और ई और इसको 3 करता हूं और ये निकालता है मेरी प्राइस। समझ आया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तो अभी तक के सारे फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं। अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चन से हम लोग बढ़ेंगे आगे। अभी तक हमने 4 फॉर्मूलाज देखे, अभी हमारा एक ही बचा है जिसका नाम है एमएम अप्रोच। इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है जब तुम कंसेप्चुअली बिल्ड हो जाते हैं और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद में बाकी सब हो जाता है, मतलब इजीली सॉल्वेबल हो जाता है ना, हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। इधर आओ, ये सब फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन किया हुआ इधर 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 इधर, ठीक है। आगे आएंगे, देखते हैं क्वेश्चन आपको आता है कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 यहां पे, द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट। ओके, नेट प्रॉफिट कितना है? 30 लाख का है। आउटस्टैंडिंग कितना है? 12% प्रेफरेंस शेयर्स लिखे हैं और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 3 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 20% और कैपिटल कितना है? कॉस्ट ऑफ के 16% दिया। और सबसे बड़ी बात इन्होंने लिखा है वॉल्टर का इस्तेमाल करो और इन्होंने बोला है कि जो आपका केई है वो है 40 रुपीज, यानी कि सॉरी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस 42 रुपीज आ चुकी है, यानी कि जो निकालना होता है ऑलरेडी दिया हुआ है। पता फॉर्मूला क्या था वॉल्टर का? वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है? थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D1 अपॉन के प्लस, बोलो, EPS माइनस R डिवाइडेड बाय K एंड अगेन डिवाइडेड बाय K, बराबर है? हाँ बताओ D1 कितना है सर? मालूम तो नहीं हमें, बताओ बच्चों। नेट प्रॉफिट कितना है? प्रेफरेंसेस कितने हैं? 100 लाख का 12%, तो नेट प्रॉफिट में से क्या जाएगा? पहले 12 लाख जाएगा, तो कितना बचा? 18। तो कैलसी ले लो 18 लाख। 18 लाख को डिवाइड करो 3 लाख से, यानी 18/3 हो गया, यानी 6 रुपए आपका क्या हो गया? आपका 6 रुपया हो गया ईपीएस, बराबर है? ओके, और अब 6 रुपया हो गया आपका ईपीएस और के कितना है? 16%, और आर कितना है? 20%। तो मुझे लगता है यहां पे हमारे पास ये थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस 42 है, बराबर है? D1 मालूम है? नहीं, वो तो निकालना है। के कितना दिया है? 16% दिया है। ईपीएस कितना है? 6 रुपए। डीपीएस मालूम है क्या? नहीं मालूम। आर कितना है? 20%। के कितना है? 16%। और कितना है? 16%। बस ये फॉर्मूला को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, डन। अब इसको सॉल्व मत करते बेटे, मतलब कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है ना। आगे इलस्ट्रेशन नंबर 4, यहां पे बोला है कैलकुलेट प्राइस एज पर गॉर्डन, यानी कि ग्रोथ नो ग्रोथ वाला। When the dividend पे आउट 25%, 50%, 100%, यानी कि आपको 3 तरीके से इसका आंसर निकालना है, निकाल देंगे। देखो यहाँ पे आपका लिखा है ग्रोथ कितना लिखा है, यहां पे लिखा है, देखो यहां पे आपका जो है आपने डिविडेंड 25% दिया, तो आपका बैलेंस कितना बचेगा? अरे डिविडेंड 25 दोगे तो 75 बचेगा ना, तो यहां पे लिखा बैलेंस 75%, बराबर है। देखो यहां पे 50 दिया तो कितना बचेगा बैलेंस? 50%। यहां पे लिखा 50%, और यहां पे देंगे 100
तो बैलेंस बचेगा 0। कंपनी कमाती कितना है? कितना कमाती है? 20%। तो देखिए यहां पर लिखा 20%, 20%, 20%। आप बोलेंगे इस क्वेश्चन में तो ग्रोथ कहीं लिखा ही नहीं है, तो हम कैसे माने ग्रोथ है? देखो बच्चों, कंपनी में अगर कुछ बैलेंस है तो कंपनी उसके ऊपर अगर 20% कमा रही है तो 20% ही कंपनी की ग्रोथ होगी। यानी कंपनी ने जो पैसा रखा हुआ है उसके ऊपर 20% कंपनी और कमाएगी। यानी कि कंपनी ने क्या किया? 75% के ऊपर 20% और कमाए। 75% के ऊपर जब 20% कमाती है तो यानी 15% का ग्रोथ मिलेगा। इसलिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया, G=BR। जो बैलेंस बच जाता है उसी के ऊपर ही तो ग्रोथ होता है। बैलेंस कितना है? 75। उसको कितने परसेंट पे लगाएंगे? उससे कंपनी 20% कमाएगी। यानी 75 का 20%, यानी कि कंपनी कितना कमाएगी? 15%। आई होप यू गेटिंग दिस। और यहां पे कंपनी का बैलेंस 50% है, उसके ऊपर 20% कमाएगी, यानी 10% ग्रोथ होगा। और यहां पे तो कंपनी में बैलेंस ही कुछ नहीं, तो ग्रोथ तो 0 होगा। अब समझा ये हिडन ग्रोथ का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन से समझा ग्रोथ नहीं होकर भी ग्रोथ निकालते कैसे है। चलो ग्रोथ हो गया। अब मुझे बताओ, अब तो सारी चीजें फॉर्मूला में घुसड़ने वाली बची है, तो इसका मतलब एक ग्रोथ वाला चीज है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? D1/KE-G। तो D1 कितना है मालूम तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? D1 निकालना पड़ेगा। अब पहले तो उसके लिए EPS निकालना पड़ेगा। कैलसी पे लो, कितना प्रॉफिट है? 30 लाख। 12% क्या है? प्रेफरेंस है। बचेगा क्या? 18 लाख। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय कितना करूंगा? 3 से, तो 6 रुपए का EPS आएगा। 6 का EPS, और उन्होंने पे आउट कितना किया? 25%। पहले वाले क्वेश्चन में 25% है, तो 6 का 25% 1.5 रुपया, तो यहां पे 1.5 रुपया EPS है। अब 6 का कितना दिया? 50% दिया, यानी कितना हुआ? 3 रुपया। और 6 का कितना दिया? 100%, यानी 6 का 6 रुपया। बराबर है। ये सब ऐसा ऐसा आ गया। 1.5 रुपया, 3 रुपया, 6 रुपया। बराबर? 1.5, 3, 6, 1.5, 3, 6। बराबर। अब इसको क्या करना? फॉर्मूला में डालना है। एक काम करते हैं, इसको करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? D1/KE-G। D1 कितना था? 1.5। K कितना लिखा है क्वेश्चन में? 16। तो 16% लिख दूं मैं। और ग्रोथ कितना निकाला आपने अभी? 15%। तो माइनस कर दूं 15, तो कितना? 1% आएगा। तो यानी 1.5/1%, आंसर आएगा 150। देखो इसका आंसर 150 आ रहा होगा। बराबर है। एक बार इसका भी करके देख लेते हैं, बोलो क्या है? D1 कितना है? कैसे निकाला D1? आपने 50% दिया ना, 6 का 50%, 3 रुपया दिया, तो 3 रुपया अपॉन क्या है? KE कितना है? 16। G कितना आ रहा है? 10%। तो कितना बचेगा? 3/6%। 3/6%, 50 आ रहा ना। बस इस तरह से आपको करना है। आंसर ओवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। XYZ is a company having share capital of 10 lakhs rupees 10 each. It distributed current dividend कितना दे रहा है? 20% पर एनम। आप सभी जानते हैं डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, और कंपनी का 10 रुपए देने, डिविडेंड कितना है इनका? 2 रुपए। तो इनका डी कितना है? 2 रुपए। ओके। एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है? 2%। यानी कि D1 कितना आएगा? 2 में 2% ऐड करो, 2 + 2%, यानी 2.04। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी इज व्हाट? K कितना है इनका? 15। अब गॉर्डन का फॉर्मूला बताओ क्या है? गॉर्डन का फॉर्मूला वो भी ग्रोथ वाला, D1। तो D1 कितना हमारे पास में? 2.04 अपॉन K कितना है? 15। G कितना है? 2%। तो 2.0 डिवाइडेड बाय 13%, आंसर कितना आएगा? 15.69। बराबर है। अंडरस्टूड? सभी आ रहा है समझ में? ओके, समझ आया? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे, और मार्केट वैल्यू एज पर वॉल्टर निकालेंगे। ऑप्टिमम एक नई चीज आपको सामने आएगी, वो देखना जरा ध्यान से। अर्निंग कितना है कंपनी का? 5 लाख। डिविडेंड कितना दे रहा है? 7%। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है? 1 लाख। तो बताओ EPS कितना होगा? EPS बन गया 5। DPS कितना बनेगा? उसका 60% दे रहे ना, तो 3 रुपए DPS बन गए। बराबर है। और इक्विटी कैलकुलेशन ने कि K कितना है? 12%, और कंपनी R कमाती है 15%। अरे बच्चों, जो फॉर्मूला में लगने वाली सारी सामग्री हमारे पास रेडी है ना? बताओ क्या अपना फॉर्मूला क्या है? D1/K। तो D1 कितना है? अरे ये तो 3 है ना,
आपको ये बताना है मुझे 40% का आर यानी कि अपना जी कितना आएगा 60% यानी कि 40% बचता है, उसके ऊपर 15%, तो 40 का 15% यानी कि मुझे 6% का ग्रोथ नजर आ रहा है, बराबर है ना 6%। अरे बोलो भाई, अरे बोलो 6% का ग्रोथ है। तो अब क्या होगा, देखो देर आर डिफरेंट थिंग्स। अपन ये भी कर सकते हैं कि ये जो डीपीएस है, सुनो मेरी बात, ये डीपीएस को D0 भी अजम्पशन कर सकते हैं और अगर इसको D1 भी अजम्पशन कर सकते हैं। यहां पे मैंने जो सॉल्व किया इसी को ही D1 अजम्पशन कर लिया 3 रुपए को, ये मेरा अजम्पशन है। पर अगर हम लोग अजम्पशन मान ले कि नहीं ये 3 T0 है, तो अपन ग्रोथ फोकस करते 3.18 उसका D1 आएगा। दोनों भी आंसर सही हो गए। यहां पे क्लियर दिया नहीं ना, डिविडेंड कितना दिया है 5 का 60% 3 रुपए, ऐसा अज्यूम कर ले कि यही D1 है, तो अपना आंसर ऐसे आएगा जैसा लिखा हुआ है। और ऐसा करो इसको D0 मानो, तो D1 कितना है 3.18, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई थिंक अब कुछ नहीं। अब इधर देखना, ये निकालना बड़ी बात नहीं, 45.83 आ गया। अब मुझे बताओ कंपनी ने कितना ऑप्टिमम देना चाहिए। कंपनी का ग्रोथ कितना है 6%, कंपनी खुद कितना कमा रही है 15% और लोग कितना कमा रहे 12%। अब मुझे बताओ क्या बोलेंगी पब्लिक बोलेगी एक काम करो, हमको कुछ मत दो, हमारी औकात बहुत कम है, हम 12 कमा रहे तुम 15 कमा रहे, तो कंपनी विल कीप एंटायर थिंग इन द कंपनी, कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। यानी डिविडेंड कितना होना चाहिए 0। तो अपन क्या करेंगे, डिविडेंड 0 से सॉल्व करते हैं। हाँ, कितना होना चाहिए डिविडेंड, इधर देखो ना, इधर देखो, इसी फॉर्मूले को डिविडेंड 0 से सॉल्व करेंगे। तो डी कितना है अपना 0 अपॉन के, तो 0 आएगा। और ईपीएस कितना है 5, माइनस क्या करूं 0, आर कितना है 15 और के कितना है 12, अपॉन क्या करूं 12, आंसर कितना आएगा, जो भी आएगा यही आंसर आएगा आपका 52.08। मुझे एक चीज बताना है, ऑप्टिमम पे आउट से आने वाला थियोरेटिकल मार्केट प्राइस विल बी ऑलवेज हायर देन द नॉर्मल थियोरेटिकल। देखो नॉर्मल कितना है 45.83, ऑप्टिमम से कितना है, यानी कि कंपनी का इसमें अगर होशियार सीएफओ अगर होगा तो हमेशा वो ऑप्टिमम वाला डिविडेंड देके अपनी मार्केट प्राइस बढ़ा के लेगा। इसलिए इसको रेलेवेंस थ्योरी कहते हैं, जितना हम लोग डिविडेंड चेंज करेंगे मार्केट प्राइस चेंज होती है। ये हमने यहां पे प्रूव कर लिया। कैसा डिविडेंड देना चाहिए, जो इस क्वेश्चन में 0, ऑप्टिमम देना चाहिए। ऑप्टिमम पे मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा आएगी, तो इसलिए देखो ज्यादा है, वो प्रूव भी हो गया। समझ आया, चल अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं MM अप्रोच। क्या बोला मैंने, MM अप्रोच। अब ध्यान से देखना, ओके। सोचिए कंपनी ने 100 रुपए का शेयर, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है 100 रुपए, और मैंने इस कंपनी में पैसे लगाए 100 रुपए से। ओके, आई एम इन्वेस्टिंग फंड्स इन व्हाट कंपनी इन 100 रुपीज। ओके, और यहां पे मेरी एक्सपेक्टेशन है 10 रुपए की, यानी मैं 100 रुपए लगाऊंगा, उस पर 10 रुपए मिलना चाहिए, ऐसी मेरी आशाएं हैं। मैंने कितने लगाए, देखो मैं किसी कंपनी में P0 अगर 100 कर रहा हूं तो मेरी क्या है, इन्वेस्टमेंट 100 है, और मेरी उससे आने वाली रिटर्न अगर 10% है, तो मैं क्या उम्मीद करूंगा, इसके जो P1 है वो 110 हो जाना चाहिए। अगर आज मैंने 100 रुपए लगाया किसी कंपनी में और 10% की मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन, तो अगले साल 110 नहीं, तो मेरी निराशा हो जाएगी। पर कभी कभी क्या होता है, ये तब की बात है जब नो डिविडेंड, पर कभी कभी ऐसा होता है कि डिविडेंड दिया जाता है और कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया है, तो क्या करेंगे बताओ, शेयर होल्डर बोलेगा कोई बात नहीं, एक काम करो, ऐसे केस में P1 अगर आपने 105 भी दे तो चलेगा, बताओ क्यों, मुझे 10 रुपए की कमाई चाहिए थी। ऐसा खाओ या ऐसा खाओ, बात तो एक है। आप एक काम करो, तो शेयर्स को 110 पर लेके चल जाओ, या फिर एक काम करो शेयर्स को 105 मिले तो चलेगा, क्योंकि मुझे 5 रुपए। तो इसलिए 2 आंसर्स आते हैं यहां पे। पहली बात तो डिविडेंड पेड, डिविडेंड नॉट पेड। अगर डिविडेंड 2 रुपए देंगे तो हम क्या उम्मीद करेंगे 108 भी चलेगा, और डिविडेंड 0 है तो हम बोलेंगे 110 ही चाहिए। दोनों भी केस में मुझे क्या हो रहा है, यहां पे 8 शेयर से मिले, 2 डिविडेंड से मिले, यहां पे शेयर से 10 मिल गए, दोनों का मतलब एक ही हुआ, सेम है, बराबर है। अब क्या होता है, देखो MM अप्रोच क्या बोलता है, चाहे जितना भी डिविडेंड दे, चाहे जितना भी डिविडेंड दे,
मार्केट प्राइस कांस्टेंट। डिविडेंड देने वाला भी होगा तभी मार्केट प्राइस उतनी होंगी, डिविडेंड नहीं देंगे। वॉल्टर गॉर्डन कहता है डिविडेंड चेंज हुआ कि मार्केट प्राइस, ये उनकी सोच थी, उन्होंने प्रूव भी किया। एमएम अभी ये प्रूव करने में लगा है। क्या प्रूव करने में लगा है? वो बोल रहे हैं आपके इसमें एग्जिस्टिंग शेयर्स 5 लाख के हैं। देखना कैसे अपने आपको प्रूव कर रहा है। अभी कौन प्रूव कर रहा है अपने आपको? एमएम। वो बोल रहा है कि मुझे डिविडेंड देने नहीं देने से फर्क पड़ता नहीं। ओके, और अगर आपके इसमें 5 लाख शेयर है, अजम्पशन है, और नेट इनकम आपकी 5 लाख है, ये पूरे नंबर एक एग्जांपल के तौर पर लिए हुए, और आपको 20 लाख का एक्सपेंशन करना है। अब बताओ आपको कितने का फंडिंग चाहिए? 20 लाख रुपए आपको चाहिए एक्सपेंशन करने वास्ते। आपके पास में 5 लाख रुपए की इनकम हुई, यानी आपको कितने पैसे और चाहिए? आपको 20 लाख एक्सपेंशन करना है, 5 लाख की कमाई हुई तो 15 लाख रुपए और चाहिए। तो देखो 15 लाख लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, अगर डिविडेंड देंगे, सुनो, डिविडेंड देंगे तो क्या होगा, आपको 15 लाख में से कुछ पैसे, आपकी कमाई कितनी, आपको कितने चाहिए था? 20 लाख चाहिए, आपने कमाए कितने? तो आप 15 लाख रुपए चाहिए थे, पर आपको 15 लाख रुपए एक्सपेंशन को चाहिए, पर आपने 2 रुपए का डिविडेंड भी तो दिया है। तो ये 5 लाख शेयर्स पे 2 यानी 10 लाख रुपए डिविडेंड, यानी कि एक्सपेंशन को 15 लाख तो लगेंगे लगेंगे, 10 लाख रुपए डिविडेंड को, तो यानी कि आपको पूरे मिला के 25 लाख चाहिए। बराबर चाहिए? बराबर है। देखो मैं आपको इधर समझाता हूं, इधर देखो, इधर देखो, वो क्या बोल रहा है, आपके पास एग्जिस्टिंग कितना है, आपकी इनकम कितनी है, और आपको एक्सपेंशन को कितने पैसे चाहिए? हाँ, और आपको और क्या है इसमें पॉइंट, आपके शेयर्स कितने हैं? बराबर है। अब इसको समझने के लिए वो क्या बोल रहा है, देयर आर 2 पॉइंट्स। आप एक तो डिविडेंड देंगे, एक तो नो डिविडेंड देंगे, यानी कि यहां पे आपका डी 0 आता है, यहां पे डी आपका 2 रुपए आएगा। तो कितना डिविडेंड आएगा टोटल डिविडेंड? बराबर है। अब आपको एक्सपेंशन को कितना पैसा चाहिए? बराबर है। टोटल कितना पैसा चाहिए? यहां पे एक्सपेंशन कितना पैसा चाहिए? बराबर है। तो आपको टोटल पैसा कितना चाहिए, और यहां पे टोटल कितना है? बराबर है। अब आपके इसमें एग्जिस्टिंग जो इनकम कितनी हो रही है आपकी, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा। तो आपको कितना रिक्वायर्ड और है, आपको कितना और रिक्वायर्ड है, और यहां पे कितना रिक्वायर्ड है? आपको 20 लाख चाहिए थे, आपको 5 लाख, तो आपको यहां पे 15 लाख चाहिए। बराबर। इसमें कोई डाउट है अभी? बता दो मुझे। यानी कि इसको 20 लाख एक्सपेंशन को चाहिए, 10 लाख तो 30 लाख चाहिए थे, पर घर में सिर्फ 5 लाख पड़े, तो 25 लाख और चाहिए। इनको 20 लाख एक्सपेंशन को चाहिए, डिविडेंड तो कुछ देते नहीं है, 5 लाख इनकी कमाई है, तो इनको 15 लाख रुपए और चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो 25 लाख और 15 लाख है। बराबर है। अब क्या हुआ यहां पे इनका कुछ बोलना है कि अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं यहां पे पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो अब इनका बोलना है कि ऐसे समय पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स को इशू किया जाना चाहिए, कितने शेयर्स इशू करेंगे। अब अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया और डिविडेंड नहीं पे किया, तो आपका जो है प्राइस कितना होना चाहिए? जब डिविडेंड नहीं पे करेंगे तो अगले साल अपन क्या चाहेंगे कि इसकी प्राइस 110 की होना चाहिए, और जब 2 रुपए डिविडेंड, तो ये बोलेंगे 108 में भी मैं खुश हूं। तो अगले साल ये 25 लाख रुपए के लिए हम लोग कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे? नंबर ऑफ 25 लाख डिवाइड बाय 108 कर दूं, और यहां पे क्या होगा? बराबर है। यहां पे 25 लाख चाहिए, तो यहां पे 25 लाख के लिए कितने मुझे इशू करना पड़ेंगे? 23,148 शेयर्स। और यहां पे 15 लाख के लिए मुझे 110 शेयर्स, 110 के हिसाब से 13,636 शेयर्स इशू करना पड़ेंगे। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। अब बताओ मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, और इधर भी कितने हैं? तो मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए? 5,23,148, 5,13,636। ये मेरे पास इतने टोटल शेयर्स है। सर ओके। अब क्या होगा इसके बाद बताओ।
उसके बाद में होगा, अब आज की P1 की प्राइस कितनी है? 108 और यहां पे कितनी है? 110। क्या अगर मैं इसकी टोटल वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? 5,23,148 को मल्टीप्लाई करता हूं 108 से, इसका आंसर आएगा 5649, कितना रहा है? 99984। हाँ, इधर का बताओ, इधर का भी उतना ही आना चाहिए। देख लो एक बार करके, 5,13,636 को मल्टीप्लाई करके 110, 564999, लास्ट का 1-2 फ्रैक्शन कैसे आता है, ठीक है, ये सेम टू सेम, सिर्फ 20-25 रुपए का फर्क दिख रहा पर वो फ्रैक्शन का, बाकी सेम आ गया। क्या प्रूव किया एमएम ने? डिविडेंड देने वालों का भी वैल्यूएशन उतना ही रहता है और डिविडेंड नहीं देने वाले का भी वैल्यूएशन इतना ही होता है। इसलिए बोलता है आई एम एबल टू प्रूव दैट डिविडेंड इज इररिलेवेंट। उसको देना तो दो वरना मत दो, कंपनी के प्राइस को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये उसका आंसर है। और ये प्रूव करने के लिए क्या किया? सबसे पहले समझो स्टेप नंबर 1 क्या होती है, आप डिसाइड करो कि उसकी प्राइस कितनी आएगी अगले साल, 108 आएगी कि 110 आएगी। फिर वो क्या बोलता है, आपको कितना एक्सपेंशन करना हो बताओ। फिर एक्सपेंशन को पैसे, डिविडेंड के पैसे माइनस इनकम, फिर देखो आपको कितने पैसे और चाहिए। तो ये आ गया आपका सेकंड स्टेप। उतने पैसे लाने के वास्ते, बोलो जल्दी से, उतने पैसे लाने के वास्ते आपको नंबर 3 बताता है कितने शेयर्स इशू करना पड़ेंगे। फिर आपने बोला हाँ इतने इशू करना पड़ेंगे। फिर वो क्या करता है, वो शेयर्स और नए शेयर्स दोनों का मिला के क्या करता है, उसकी क्या निकालता है, उसकी एक वैल्यूएशन निकालता है, बराबर है, और वो वैल्यूएशन सेम आती है। तो 4 स्टेप कौन से एमएम अप्रोच के 4 स्टेप बोलो, कौन से? पहले स्टेप होती है आपको P1 निकालना है। दूसरे स्टेप से आपको कितने पैसे और चाहिए, फिर उन पैसों के लिए आपको कितना इशू करना पड़ेगा, फिर टोटल जो शेयर्स है उसके आज की वैल्यू कितनी है। यही 4 स्टेप्स है। आपको समझ आया? बताओ 4 स्टेप्स कौन से? नंबर 1 कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा P1। दूसरा क्या करना पड़ेगा, हाँ, आपको कितना फंड्स चाहिए रहेगा, फंड्स रिक्वायर्ड। हाँ, और बताओ ये फंड्स रिक्वायर्ड, फिर इन शेयर्स के लिए कितने शेयर्स टू बी इश्यू, न्यू शेयर्स। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू निकाले हो गया टोटल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय P1। ये उसके 4 स्टेप्स है। हर क्वेश्चन में 4 स्टेप करने, दैट्स इट। P1 निकालो, फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकालो कितने जरूरी है, मतलब कितनी वैल्यू चाहिए, कितना पैसा चाहिए, फिर उसके लिए कितने शेयर्स चाहिए, और फिर टोटल शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो P1 से। ये एमएम अप्रोच के 4 स्टेप्स है। अगर आपने ये सीख लिए तो इसका मतलब आपको एमएम अप्रोच आ रहा है। यही 5वां अप्रोच है। समझ आया? नहीं, ये फॉर्मूला विदाउट, मैंने कुछ तरीका ढूंढा है, ये विदाउट फॉर्मूला सॉल्व होता है। नहीं, फॉर्मूला वो बेकार है उसका। अब देखो इधर एक क्वेश्चन करके आपको समझ आएगा। AB इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग्स टू रिस्क क्लास ऑफ विच कैपिटलेशन रेट कितना है, 10%। कितना बोल रहा है, यानी कि के कितना है इसका, यानी कि लोगों की उम्मीद कितने, 10% मिला। करंटली एज आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना, 10,000। और लोगों ने पैसे कितने लगाए, तो डिविडेंड दिया नहीं तो क्या होगा, वो बोलेगा 100 लगाऊंगा, मुझे 110 चाहिए। और डिविडेंड अगर 5 रुपए मिला तो क्या बोलेगा, मुझे 110 नहीं 105 भी चल जाएंगे। इट एक्सपेक्ट्स टू हैव इनकम ऑफ 1 लाख एज अ प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। आपको आखिरी स्टेप तक पहुंचना है 4। क्या बता सकते हो 4 स्टेप? सबसे पहला स्टेप कौन सा हो गया, P1। कितना आएगा P1? पहला स्टेप आएगा P1 का, एक तो डिविडेंड, एक तो नो डिविडेंड, एक तो डिविडेंड, एक तो नो डिविडेंड। डिविडेंड दिया तो कितना होगा, बोलेंगे हमें 5 रुपए डिविडेंड से मिल रहा है, तुम मुझे 5 बढ़ा दो, यानी कि 105। और डिविडेंड देते तो इसका 110 कर दो। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कितना है, अपने को पैसा कितना चाहिए। अब शेयर्स कितने इनके पास में, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है, 10,000 रुपए। तो डिविडेंड के लिए कितना पैसा लगेगा, यहां पे डिविडेंड आएगा 0 रुपए का, और यहां पे डिविडेंड आएगा 5 रुपए का, वो भी 10,000 शेयर्स पे, यानी कि 50 क्या आएगा, बराबर है। अब क्या होगा, अब ये डिविडेंड इतना उनके, सॉरी स्टेप नंबर 3 नहीं, इसी के अंदर लिखता हूं। हाँ, कितने पैसे उनको चाहिए एक्सपेंशन को, हाँ एक्सपेंशन को चाहिए 2 लाख रुपए। तो टोटल कितना चाहिए, इसको 250 के चाहिए,
इसको 250 कीजिए, पर इनके पास में ऑलरेडी इनकम कितनी है? 1 लाख रुपए। तो मैं 100 हटा दूं, नहीं 200 चना है, 200। तो अब क्या होगा, इसको कितना पैसा रिक्वायर्ड है? इसको 150 के रिक्वायर्ड है और इसको रिक्वायर्ड है, बराबर है। देखो यहां पे भी वही लिखा होगा, 100 रिक्वायर्ड। देखो यहां पे 150 रिक्वायर्ड है, ये सब बराबर। हाँ ठीक है। अब इतने पैसे चाहिए। अब बताओ इतने पैसे के लिए कितने शेयर्स इशू करना पड़ेंगे? 150 के को आपको 105 से डिवाइड करना पड़ेगा। 150 के ना 1.5 लाख। 1.5 लाख को डिवाइड करो आप 105 से, यानी कितना शेयर इशू करें? 1428। हाँ, और यहां पे 1 लाख के लिए आपको शेयर इशू करना पड़ेंगे 110 से कितने? 909। अब बताओ टोटल शेयर्स कितने हो गए? पहले कितने थे? 10,000। उसमें इतने मिला दो, 11 428 10 909 मल्टीप्लाई करेंगे 105 से और यहां पे 110 से। देखो दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए। यह आएगा लगभग इतना 99999 और 11 428 को मल्टीप्लाई करते हो 105 से। अरे गलत आ रहा है कुछ, एक कुछ गलत किया गया। 10909 मल्टीप्लाइड बाय 110। हाँ ये गलत हो गया, मैं वही बोला कैसे गलत हो रहा है। हाँ कितना है? 11 लाख 99, ऐसा है ना? 11,99,990। ये भी उतना ही आ रहा है, आना ही चाहिए। और इस तरह से इसका वैल्यूएशन सेम आ गया। देखो यही आंसर है, वो लिखा ना 11,99,000, यानी कि वो 11,99,990, मतलब ही 12 लाख हो गया। ये लिखा है आंसर 12 लाख। सिंपल लगा ना? वो फॉर्मूला रखने वाला काम बुरा है। ओ ये फॉर्मूला देख के इंसान को डर लगता है, क्या लिखा भाई। ये देखो ये फॉर्मूलास, ये देखो ये फॉर्मूलास, क्या की जरूरत है फॉर्मूला लिखने की? कैसे कैसे फॉर्मूलाज है ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। 4 स्टेप बताओ, 4 स्टेप कौन से? नंबर 1 P1 निकालो। नंबर दूसरी बात, कितना फंड्स चाहिए, उस फंड्स के लिए कितना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स है। और नंबर 4 वैल्यू तो निकालना बहुत आसान है। तो इसी तरह से आज हमने आज के लेक्चर में 500 कॉन्सेप्ट्स को देख लिए और उनकी कई तरह के क्वेश्चन देखे। अब कल एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, बराबर है। डिविडेंड पॉलिसी के अपन ने 500 फॉर्मुलाज देख लिए। एक बार फॉर्मुलाज को रिवाइज कर लेते हैं। एक बात, वोल्टर का फॉर्मूला क्या है बगैर देखे बताना? D1/K प्लस EPS माइनस DPS मल्टीप्लाइड बाय R/K/K। वोल्टर हो गया। गॉर्डन दो, ग्रोथ नो ग्रोथ, नो ग्रोथ D1/K, ग्रोथ D1/K माइनस G, खत्म। अब बात करें लिटनस की, बात करें D1 इज इक्वल टू D0। यहां पे देखो मैं दिखा रहा हूं, नहीं समझ में आया तो D1 इज इक्वल टू D0 ब्रैकेट में EPS माइनस TPS, मतलब EPS मल्टीप्लाइड बाय टारगेट माइनस D0 मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर, बराबर है। अब मैं गर्म दूध की बात करता हूं, वो बोलता मल्टीप्लायर को बाहर ले लो, D को वैसे रहने दो, प्लस E को 3 से डिवाइड करो। और 4 स्टेप MMA अप्रोच के। नंबर 1 P1 निकालो। नंबर दूसरी बात, आपको कितना रिक्वायर्ड फंड्स है, उस रिक्वायर्ड फंड के लिए कितना आपको इश्यू करना पड़ेगा, फिर टोटल जो इश्यू होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए उसको P1 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि टोटल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय P1 इज इक्वल टू वैल्यू। और वैल्यूएशन हमेशा सेम होगी। पता रिलेवेंस थ्योरी के कौन से रिलेवेंस, यानी कि वॉल्टर और गॉर्डन कहता है कि हम रिलेवेंस है, यानी कि डिविडेंड के हिसाब से मार्केट प्राइस चेंज होती है। MM अप्रोच कहता है कि डिविडेंड दो या मत दो, आपकी वैल्यूएशन हमेशा सेम होगी। MM ने क्या बताया, कुछ लोग बोलते हैं सर इधर तो 108 वैल्यू है, उधर से 110 है। भाई एक शेयर की वैल्यू चेंज हो सकती है, पर कंपनी की एज अ होल वैल्यू तो वही है। और कंपनी के शेयर होल्डर को मतलब नहीं, तो कंपनी शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन शुड रिमेन सेम। तो MM अप्रोच क्या बोल रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द शेयर प्राइस, शेयर प्राइस 105 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है, पर कुल मिला के जो कंपनी का मार्केट कैप होता है ना, इट विल रिमेन सेम, चाहे आप डिविडेंड दे दो चाहे डिविडेंड मत दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप गाइज यू आर हैविंग गुड टाइम। और आपको अगर ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर जनहित में इसको शेयर करिएगा, सबको बताएं। इन लेक्चर से बहुत फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि दिस आर द मोस्ट
एफिशिएंट लेक्चर, जहां पे हम लोग कम से कम समय में इतना ज्यादा पढ़ते हैं। ट्रस्ट में गाइस, ये लेक्चर्स को आपने जितने बार देखना उतने बार देखिए। दीज आर जस्ट ऑसम लेक्चर्स, जिसके से आप बहुत कम समय में बहुत कुछ आपको सीखने मिल रहा है। वरना हम लोग यही लेक्चर्स को कितने देर तक आराम से पढ़ाते हैं और फिर बच्चों का टाइम जाता है बहुत ज्यादा। यहां पे हम लोग के दो फायदे हो रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, वो भी कम समय में। उसके बाद में क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चन से, राइट। तो जस्ट मेक श्योर आप इन वीडियोस को वायरल कर रहे हो, सबको बता रहे हो कि इन लेक्चर से जनहित में जारी है। जस्ट कीप शेयरिंग दिस लेक्चर, very very beneficial for everyone. Thank you so much guys, take care, bye bye, thank you.